गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैंने न्यूमेरिकल्स कराए। न्यूमेरिकल्स अभी चल रहा है। अभी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करने बाकी हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने कराए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो आज फिर से मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और आज भी आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। उसमें वैरायटी दिखेगी, आपको अच्छा लगेगा। सो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। इन अ फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज vector E equals kx square y into k cap, where k is a positive constant. Find out the total electric flux passing through the square area as shown below. बच्चों, इस डायग्राम में एक्स वाई प्लेन है और एक स्क्वायर एरिया दिखाया हुआ है, डायमेंशन ए बाई। इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट से शो किया हुआ है। आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। आउटवर्ड मीन्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। इसके फंक्शन को देख कर लगता है कि पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप के पैरेलल होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में होगा। राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव जेड आउटवर्ड आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट से दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। इस स्क्वायर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स चाहिए। बच्चों, आपके क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, कांस्टेंट बिल्कुल नहीं। टोटल फ्लक्स कैलकुलस मेथड से ही निकालोगे। कैसे निकालोगे देखो, एनालिसिस बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क्राइब्ड एरिया shown will be given as phi equals integral d phi equals integral E dot ds। बच्चों, ds की थ्योरी मैंने ये बताई है कि वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर इस प्रकार से चूज करना चाहिए, उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम तब रहेगा जब एरिया के हर पॉइंट पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एक्स और वाई दोनों सेम क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। एक्स और वाई दोनों ऑलमोस्ट सेम रहने के लिए जो डी एस वैक्टर होगा बच्चों, उसको एक स्मॉल रेक्टेंगल के फॉर्म में कट करना पड़ेगा। इस बार डी एस वैक्टर को एक छोटा सा रेक्टेंगल लेना होगा। उसका डायमेंशन होगा डी एक्स इंटू डी वाई, विड्थ होगी डी एक्स और हाइट होगी डी वाई। इस बार पतला सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कतई नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए, इसलिए विड्थ भी स्मॉल होगा और हाइट भी स्मॉल होगी। बच्चों, डायग्राम से देखो कैसे लिया जा रहा है। डी एक्स इंटू डी वाई स्मॉल रेक्टेंगल लेने के लिए वाई हाइट पर डी वाई थिकनेस के एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट किया और एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स विड्थ के एक वर्टिकल स्ट्रिप कट किया। बच्चों, ये जो दो स्ट्रिप मैं ले रहा हूँ, इन दोनों का जो ओवरलैपिंग एरिया होगा ये बहुत छोटा सा रेक्टेंगल होगा। ध्यान से देखो डायग्राम को। इतना छोटा रेक्टेंगल होगा, उसका वेट डी एक्स होगा और उसकी हाइट डी वाई होगी। और इतना छोटा रेक्टेंगल है कि इसके अंदर हर पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट सेम होगा। जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट सेम होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगी। इसीलिए इसी छोटे रेक्टेंगल को डी एस वैक्टर माना गया। बच्चों, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जनरली ऐसे क्वेश्चन में जो ओपन एरिया होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड चाहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आउटवर्ड है, तो इस एरिया वेक्टर को भी आउटवर्ड मान लिया जाएगा। आउटवर्ड का मतलब पैरेलल टू के कैप, पैरेलल टू के कैप मान लिया जाएगा। तो डीएस वेक्टर को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने का टेक्निक क्या होएगा? डीएस वेक्टर को लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड डी एक्स इंटू डी वाई इंटू यूनिट वेक्टर के कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन है,
अब इन दोनों की वैल्यू इंटीग्रल मिला के पुट करूँ, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करूँ। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट किया, बेस फैक्टर की वैल्यू पुट किया, बीच में डॉट लगाया, तो हमें पता है कि यहाँ भी के कैप है और यहाँ भी के कैप है। तो डॉट लेने का मतलब क्या होता है कि जो जेड कंपोनेंट है, सिर्फ जेड कंपोनेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इंटू डी वाई। बच्चों देख सकते हो कि ये डबल इंटीग्रल है, यानी कि दो दो वेरिएबल है। यहाँ पे मैथ का एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसको कहते हैं डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल आप पहली बार पढ़ रहे हो, ट्रिपल इंटीग्रल भी होता है, ज़रूरत पड़ने को भी बताऊंगा। डबल इंटीग्रल की थ्योरी में सिखा दूँ। इसमें से कांस्टेंट के था उसको बाहर निकाल लिया, बाकी सारे वेरिएबल को अंदर लिख डाला। एक इंटीग्रल पे एक्स की लिमिट लिखी जाती है, दूसरे इंटीग्रल पे वाई की लिमिट लिखी जाती है, दो दो इंटीग्रल बना दिए जाते हैं। एक्स लिमिट 0 टू ए, वाई की लिमिट भी 0 टू ए। डायग्राम देखो समझ में आएगा। बच्चों इस पूरे स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए एक्स की लोअर लिमिट 0 होगी और एक्स की अपर लिमिट ए होगी। उसी तरह से इसकी हाइट को कवर करने के लिए वाई की लोअर लिमिट 0 होगी और वाई की अपर लिमिट इक्वल टू ए होगी। तो पूरे स्क्वायर को कवर करने के लिए लिमिट लिख डाला। इसका टेक्निक होता है बच्चों, सबसे पहले एक्स वाले इंटीग्रल को सॉल्व किया जाता है। जब एक्स की लिमिट में सॉल्व किया जाता है तो वाई से रिलेटेड सारी क्वांटिटी को फिक्स मान लिया जाता है। मैं उसको कांस्टेंट नहीं कहूँगा, उसको फिक्स कहना ज़्यादा बेहतर होगा। वाई वाली क्वांटिटी को फिक्स मान लिया जाएगा, माना जाएगा कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये फिक्स हो गया, जो डी वाई विड्थ है ये फिक्स हो गया, तो वाई भी फिक्स हो गया, डी वाई भी फिक्स हो गया। तो जब ये फिक्स हो गया तो ये यूनिक हो गया, ये चेंज नहीं होगा। तो जब पहला इंटीग्रल हम लोग सॉल्व करते हैं तो वाई और डी वाई को यूनिक मानते हैं, फिक्स मानते हैं और उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल देते हैं। तो वाई डी वाई को इस इंटीग्रल के बाहर निकाल दिया, देखो मैंने निकाल दिया। पहले वाले इंटीग्रल के बाहर निकाल दिया वाई डी वाई, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब एक्स की लिमिट में इंटीग्रेट करोगे तो एक्स को प्योरली वेरिएबल मानोगे, तो वेरिएबल की थ्योरी से इसका इंटीग्रल रटा है तुम्हें। इसका इंटीग्रल आएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो इंटीग्रल लिख दिया एक्स क्यूब बाई 3, फिर एक्स की लिमिट लिख डाला 0 टू ए। तो अपर लिमिट ए माइनस लोअर लिमिट 0। बच्चों अपर लिमिट रखने पर ही आता है ए क्यूब बाई 3। तो जो सोल्यूशन उसके इंटीग्रल का आएगा उसको यहाँ पे राइट करना होगा। फिर दूसरा इंटीग्रल जो बचा है इसमें वाई की लिमिट 0 टू ए है। अब इस इंटीग्रल के लिए क्यू बाई 3 तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन जब वाई में इंटीग्रेट करोगे तो फिर वाई को वेरिएबल मानोगे यहाँ पे। अब वाई क्वांटिटी को वेरिएबल माना जाएगा, ए क्यू बाई 3 कांस्टेंट होगा, उसको बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालेंगे, वाई डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे, कुछ ऐसा आएगा। इसको बाहर निकाल लिया, वाई डी वाई बचेगा, वाई की लिमिट में इंटीग्रेट होगा, इसका इंटीग्रल होगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो बाई पुटिंग प्रॉपर लिमिट यू हैव ए स्क्वायर बाई 2, ये हो गया सोल्यूशन ए स्क्वायर बाई 2। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कम्स आउट के इंटू ए पावर 5 अपॉन 6। डन, दिस इज फाइनल आंसर फॉर द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द शोन स्क्वायर एरिया। बच्चों आंसर आ गया। देखा आप, क्या है ना कि कोई नई चीज़ से आप डर जाते हो अनायास। आपको मैंने डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब फ्यूचर में इस्तेमाल होगा तो आसानी से कर ले जाओगे। तो डरना नहीं चाहिए। फिजिक्स जो कंपटीशंस की फिजिक्स होती है वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है, बीटेक और बीएससी लेवल की, तो उसमें मैथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं कोई भौकाल नहीं बना रहा हूँ। तो मैंने तो सिखा दिया, आप डरो मत, सब कुछ सीख जाओगे। तो एलिमेंट डी एक्स इंटू डी वाई कैसे बनाया गया है, कैसे इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकाला गया है, देखो मैंने कितनी आसानी से आपको सिखा दिया। वन मोर क्वेश्चन। बच्चों ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इसकी हिस्ट्री है। ये जेई एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये एम्स पीएमटी में कुछ साल पहले पूछा हुआ है। एम्स पीएमटी जब नीट नहीं होता था, एम्स अलग होता था, तब पूछा हुआ है, रिपीट किया हुआ है। और जेई एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ।
In a free space, the electric field vector is given as vector E equals E naught into 1 plus x by a into I cap, where E naught and small a are positive constants. Find out the total electric flux passing through the cubical surface as shown below. Second part, also find the total charge bound inside the cube. बच्चों ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। और ये क्यूबिकल सरफेस जो दिखाया हुआ है, ये देखिए ये तीनों एक्सिस को टच कर रहा है, वाई को भी टच कर रहा है, एक्स को भी टच कर रहा है, जेड को भी टच कर रहा है, और पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम डिस्क्राइब किया हुआ है, डायमेंशन है ए बाई ए, और पूरा इसका जो वॉल्यूम है बच्चों वो पॉजिटिव एक्स में है, पॉजिटिव वाई में है, पॉजिटिव जेड में है, यानी कि इसके हर पॉइंट का तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं डायग्राम के मुताबिक। मैंने वर्टिसेस को अल्फ़ाबेटिकल नोटेशंस दे रखे हैं, जैसे ये जो टॉप स्क्वायर होगा ABCD होगा, जो बॉटम होगा OMPQ होगा, और जो साइड वाला है ADQO होगा, और ये हो गया BCPM हो गया। ऐसे जो फ्रंट हो गया वो DCPQ हुआ, जो बैक साइड हुआ वो ABMO हुआ। ये क्यूब डिस्क्राइब किया गया है, इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स आपको निकालना है। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चों जो फंक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है, एक बार उसको फिर से ऑब्जर्व करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्यूब का हर पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, स्मॉल ए पॉजिटिव है, ई नॉट पॉजिटिव है, ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव स्केलर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी पैरेलल टू आई कैप। आई कैप मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि क्यूब के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के पैरेलल होना चाहिए। इतना आपने कैच किया? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही होगा और किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं डायग्राम में यूज करने जा रहा हूँ। देखिए आप प्यारे बच्चों, किसी क्यूब के 6 फेस होते हैं, इसमें मैंने 6 फेस को 3D में रियलाइज कराने की कोशिश किया है। तो मैं सबसे पहले टॉप मोस्ट स्क्वायर फेस की बात करूंगा, डिस्क्राइब्ड बाय ABCD। ABCD, दिस इज टॉप मोस्ट स्क्वायर फेस। ऑब्वियसली जो टॉप मोस्ट स्क्वायर होगा दिस विल बी पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, रियलाइज हो रहा होगा, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होगा। गॉट इट? इसमें वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर ले लिया, इसी के प्लेन में वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर ले लिया। तो बच्चों ये क्यूब एक क्लोज सरफेस बनाता है, एरिया वेक्टर को नॉर्मली आउटवर्ड दिखाते हैं, नॉर्मली आउटवर्ड्स यानी कि परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। ये छोटा सा जो एरिया वेक्टर लिया हूँ नॉर्मली आउटवर्ड अपवर्ड आएगा, उसको DS वेक्टर लिखा गया है, और ये हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिख रहा होगा। थोड़ी देर पहले समझाया हूँ कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसके सेंटर पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड ही आएगा। तो प्यारे बच्चों E वेक्टर और DS वेक्टर हर पॉइंट पर इसके लिए परपेंडिकुलर माने जाएंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। T डॉट DS की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पूरी बात समझ लो फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे। E डॉट DS 0 होगी ना, आमी ने जो टॉप मोस्ट सरफेस है ABCD, इसके लिए E डॉट DS की वैल्यू 0 आएगी। अब इधर आ जाओ, ये जो मैंने स्मॉल एरिया कट किया है वो इस वर्टिकल प्लेन में कट किया है, डिनोटेड बाय CBMP। लुक, CBMP। बच्चों रियलाइज हो रहा होगा ये जो वर्टिकल स्क्वायर है इट शुड बी पैरेलल टू YZ प्लेन। इज इट? YZ प्लेन के पैरेलल होगा। इसमें एक स्मॉल एरिया लिया तो ये नॉर्मली आउटवर्ड दिखाओगे तो राइटवर्ड जाएगा, आई मीन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि इस प्लेन में ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। इज इट?
अब मैं बैक साइड में चलता हूँ, एक स्क्वायर दिखता होगा ए बी एम ओ, ए बी एम ओ, and obviously this is also vertical and this is situated in xy plane, in xy plane, got it। बच्चों इस स्क्वायर सरफेस पर एक बहुत छोटा सा एरिया वेक्टर ले लो, ये छोटा सा एरिया एक्स वाई प्लेन में होगा तो डी एस वैक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा, एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मली आउटवर्ड नेगेटिव जेड में जाएगा। बच्चों डी एस वैक्टर नेगेटिव जेड में जाएगा, इज इट। इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे पॉजिटिव एक्स में ही होगा। इससे पता चलता है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। आई मीन इस वाले सरफेस पर ई और डी एस परपेंडिकुलर होने चाहिए, ई डॉट डी एस की वैल्यू 0 आएगी, आनी चाहिए। चलो अब तुम बॉटम पे आ जाओ, बॉटम स्क्वायर ओ एम पी क्यू, ओ एम पी क्यू, and this bottom square is horizontal square situated in xz plane, is it। तो इस स्क्वायर में एक छोटा सा एरिया ले लो, xz प्लेन में होगा, इसका डायरेक्शन इस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मीन्स ये नेगेटिव वाई एक्सिस में जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव एक्स में भी होगा। बच्चों आपने देखा कि और डी एस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आई मीन इस प्लेन में ई डॉट डी एस की वैल्यू हर पॉइंट पर 0 आएगी क्योंकि ई और डी एस आपस में परपेंडिकुलर होंगे, गॉट इट। उसके बाद बच्चों फ्रंट वाला स्क्वायर ले लो, दिस वन डी सी पी क्यू, डी सी पी क्यू, and obviously this is parallel to xy plane, xy plane, this is parallel to xy plane। बच्चों इसमें एक छोटा सा एरिया काटो, ये छोटा सा एरिया xy प्लेन के पैरेलल होगा, इसका वेक्टर डी एस वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा, नॉर्मली आउटवर्ड पॉजिटिव जेड में जाएगा, सो डी एस वेक्टर इज अलोंग पॉजिटिव जेड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स में ही जाएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर हुए, इसके हर पॉइंट पर ई और डी डॉट डी एस की वैल्यू 0 आएगी। आई मीन फॉर दिस डी सी पी क्यू ई डॉट डी एस विल बी 0, इज इट। अब प्यारे बच्चों एक यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्क्वायर डी ए ओ क्यू, लुक डी ए ओ क्यू, and obviously this square is situated in yz plane। इसमें छोटा सा एरिया वेक्टर ले लो, ये yz प्लेन में होगा तो ds वेक्टर पर नॉर्मली आउटवर्ड होगा, तो नॉर्मली आउटवर्ड नेगेटिव एक्स में जाएगा ds वेक्टर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स में ही रहता है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों वेक्टर अपोजिट हुए और इन दोनों का जो डॉट है वो 0 कतई नहीं होगा, नहीं होगा, इन दोनों का डॉट 0 नहीं होगा। तो उसको मैं सॉल्व करना सिखा दूंगा। पहले तो मैंने ई और डी एस का डायरेक्शन आपको समझाया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाने जा रहा हूँ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन क्यूबिकल सरफेस विल बी गिवन एज, यूजिंग गॉस थ्योरम, total electric flux passing through the given cubical surface should be represented by cyclic integral E dot ds। बच्चों क्यूब एक क्लोज सरफेस बनाता है तो पूरे क्यूब के लिए साइक्लिक इंटीग्रल का सिंबल यूज होगा, लेकिन जब हम लोग उस पूरे क्यूब को अलग अलग फेस पे ब्रेक करेंगे तो 6 फेस मिलेंगे। टी डॉट डी एस का एक इंटीग्रल ए बी सी डी प्लेन में होगा, ये क्यूब का फेस है ए बी सी डी। फिर इसका सेकेंड पार्ट होगा इंटीग्रल का, इंटीग्रल ई डॉट डी एस टू बी इंटीग्रेटेड ऑन ओ एम पी क्यू, ये भी एक स्क्वायर फेस है।
थर्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस ऑन ए बी एम ओ स्क्वायर फेस हुआ। उसके बाद इसका जो फोर्थ आएगा ई डॉट डी एस इंटीग्रल डी सी पी क्यू। जो फिफ्थ आएगा इंटीग्रल ई डॉट डी एस ए ओ क्यू डी। जो सिक्स्थ इंटीग्रल आएगा ई डॉट डी एस ओवर सी बी एम पी। बच्चों ये क्यूब के 6 फेस हुए। इंटीग्रल को 6 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाएगा क्योंकि हर फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। As we can see in the above diagram that on the square surfaces ABCD, OMPQ, ABMO, DCPQ बच्चों मैंने ऊपर समझा दिया है, आप रिप्ले करके देख लेना कि 6 में से ये जो 4 स्क्वायर होंगे इन 4 स्क्वायर पर ई वेक्टर और डी एस वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे। इन दोनों का डॉट क्या होगा 0। तो फिर बच्चों ये डॉट हो गया 0, ये भी डॉट हो गया 0, ये भी डॉट हुआ 0 और ये भी हो गया 0। बचे 2 इंटीग्रल, इस पे ई डॉट एस 0 नहीं होगा। तो 6 में से 4 इंटीग्रल 0 लिख डाला, ये 2 इंटीग्रल बचेंगे। अब 2 इंटीग्रल में ए ओ क्यू डी जो स्क्वायर है इस प्लेन में हर पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। जब हर पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला दिया है उस फार्मूले में एक्स की वैल्यू 0 पुट करी जाएगी, बचेगा ई नॉट आई कैप। तो इस वाले इंटीग्रल में माना जाएगा कि इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट आई कैप होगी। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, पुट करके ई डॉट डी एस को सॉल्व किया जाएगा। ए ओ क्यू डी पे एक्स 0 क्यों होगा जरा फिर से समझ लो। ए ओ क्यू डी, लुक ए ओ क्यू डी। बच्चों ये जो स्क्वायर फेस है ये एग्जैक्टली वाईजेड प्लेन में है। वाईजेड प्लेन में किसी भी पॉइंट पर एस कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि हर पॉइंट पर एक्स 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई कर लिया प्यारे बच्चों, लेकिन डी एस वैक्टर तो डायरेक्शन देखो ये तो नेगेटिव एक्स में है। जब ये नेगेटिव एक्स में है तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा 180 होगा। जब इसके डॉट को ओपन करेंगे तो थीटा को 180 लेना होगा। याद रखो थीटा 180 होगा, देखो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो डी एस वैक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हूँ, मैग्नीट्यूड डी एस इंटू माइनस आई का, क्योंकि ये वेक्टर नेगेटिव एक्स में था तो यूनिट वेक्टर माइनस आई का। फिर ए ओ क्यू डी को ई डॉट डी एस पे इंटीग्रेट करना होगा। टी वेक्टर मॉडिफाई कर चुका हूँ, डी एस वेक्टर अभी बताया हूँ। फिर इन दोनों का डॉट ले लिया। बच्चों ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, माइनस ई नॉट बाहर निकलेगा। इंटीग्रल में खाली डी एस स्केलर बचेगा। इंटीग्रल डी एस स्केलर ऑन ओ क्यू डी का मतलब इस इतने बड़े स्क्वायर पे छोटा छोटा डी एस कट करके सबको सम कर दिया जाए, बिकॉज इंटीग्रेशन मीन्स समेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज। इस पूरे स्क्वायर पे छोटे छोटे डी एस काट के सबको सम कर दिया जाए तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, इस स्क्वायर का टोटल एरिया होगा। तो बच्चों इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन इस स्क्वायर का टोटल एरिया होगा, और स्क्वायर का टोटल एरिया आपको पता है स्क्वायर होगा मल्टीप्लाइड बाय माइनस ई नॉट। ये तो इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन हो गया। एक इंटीग्रल और बचा है, ऑन द स्क्वायर सरफेस सी बी एम पी एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल सी। इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई करो, एक्स जगह पे रखो। नाउ ए बाई ए 1 प्लस 1 2, so becomes 2 नॉट आई कैप 2 ए नॉट आई कैप। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया
जो कि इस स्क्वायर के हर पॉइंट पे होगा। अब जरा ds वेक्टर की कंडीशन देखो क्यों ऐसे लिखा हुआ है। CBMP पे आ जाओ। CBMP बच्चों ये जो स्क्वायर है आप देख सकते हो कि दिस इज पैरेलल टू YZ प्लेन, पैरेलल टू YZ प्लेन। तो इसके हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा और इसके हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू स्मॉल ई। रियलाइज हो रहा होगा। इसके हर पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी इक्वल टू स्मॉल ई। इसी प्लेन में मैंने छोटा सा एरिया लिया है तो ds भी राइटवर्ड आएगा, इसके साथ यूनिट वेक्टर आई कैप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइटवर्ड होगा ही होगा। इसको मॉडिफाई कर चुका हूँ। इन दोनों को देख लो ठीक से, फिर इसको सॉल्व करो इस वाले स्क्वायर पे। CBMP स्क्वायर प्लेन में x की वैल्यू ए लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई हो चुका है। ds वेक्टर को ds इंटू आई कैप लिखोगे, फिर ई डॉट ds निकालोगे, CBMP पे इंटीग्रेट करोगे, ई वेक्टर की वैल्यू पुट किया, ds वेक्टर की वैल्यू पुट किया, दोनों का डॉट लिया। डॉट लेने के बाद ये कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल लो। बच्चों इंटीग्रल के अंदर खाली ds बचेगा। इंटीग्रल ds ओवर CBMP का मतलब इस स्क्वायर का पूरा एरिया, टोटल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एंड वी नो इट्स वैल्यू इज a स्क्वायर, कम्स आउट टू ए नॉट a स्क्वायर। बच्चों ये भी इंटीग्रल सॉल्व हो गया। तो अब मैं टोटल फ्लक्स लिखने जा रहा हूँ। टोटल फ्लक्स का ये जो एक्सप्रेशन था, तो इसमें 4 इंटीग्रल जीरो हो चुके थे, यही 2 इंटीग्रल बचे थे। इन दोनों को सॉल्व करना सिखाया। इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन इतना आया और इसका सॉल्यूशन इतना आया। तो दोनों को पुट करने के बाद जो फाई की वैल्यू आती है ये नॉट इंटू ए स्क्वायर आती है। ये तो आ गया। टोटल पासिंग फ्लक्स का आंसर आ गया बच्चों। देखो सेकेंड पार्ट में एक बाउंड चार्ज पूछा है, क्यूब के अंदर कितना बाउंड चार्ज होगा वो पूछा है। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, total flux passing through the cubical surface, cyclic integral E dot ds equals q bound upon epsilon naught. Now doing cross multiplication, q bound equals epsilon naught into phi, and total flux phi is already solved. Substitute its value to get to total bound charge equals this much. तो बच्चों क्यूब के अंदर टोटल बाउंड चार्ज की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट इंटू ए स्क्वायर होगा। इज इट? आ गया, बाउंड चार्ज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a free space the electric field is given as E vector equals kr square r cap, where k is a positive constant and r cap is a unit vector which is radially outwards at every point in the space. बच्चों यूनिट वेक्टर है रेडियली आउटवर्ड और क्यार स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड हुआ, के पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन है, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रेडियल कोऑर्डिनेट का फंक्शन है और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a spherical surface of radius r centered at r equals 0. Second part, also find the total charge enclosed by the said sphere. बच्चों मैं फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, total flux passing through the spherical surface of radius r centered at r equals 0. See the below diagram.
बच्चों आपके क्वेश्चन में पॉइंट 2 को ओरिजिन बना दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड तो हज़ारों डायरेक्शन होंगे। ये भी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हज़ारों डायरेक्शन होंगे रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर को रेडियली आउटवर्ड ऐसे मैंने एरो से दिखा रखा है। फिर यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर लेने पर कैपिटल आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस ले ली, ये हो गया गॉसियन सरफेस। तो फर्स्ट पार्ट में तो टोटल फ्लक्स पूछा है। बच्चों टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया वेक्टर काटो। किसी स्फीयर पे छोटा सा एरिया वेक्टर काटोगे तो नॉर्मली आउटवर्ड उसका डायरेक्शन होगा। नॉर्मली आउटवर्ड का मतलब रेडियली आउटवर्ड होगा, तो डीएस वेक्टर तो रेडियली आउटवर्ड हुआ। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से रेडियली आउटवर्ड दिया है, दिखा दिया, लेकिन यहाँ सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन है उसमें स्मॉल आर को कैपिटल आर रख के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई करना होगा, तब जाके ई डॉट एस निकालना होगा, फिर पूरे स्फीयर पे इंटीग्रेट करना होगा, तो मिलेगा आपको टोटल फ्लक्स। सॉल्यूशन देखो, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, आई मीन स्फेरिकल सरफेस, इट शुड बी साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट एस। बच्चों स्फीयर एक क्लोज सरफेस है इसलिए साइक्लिक इंटीग्रल का सिंबल यूज होगा। ई डॉट एस इट शुड बी मॉड ई मॉड डी एस। ये दोनों वेक्टर पैरेलल दिखाए गए हैं, देखो पैरेलल है, इन दोनों के बीच थीटा 0 होगा, इट शुड बी कॉस 0। और बच्चों रेडियल सिमेट्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा देखो, एट स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर, यहाँ रख दो कैपिटल आर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ टेक मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड 1 आएगा, बचेगा क्यार स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। तो पता चल गया कि स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। बच्चों ये कांस्टेंट होगा इसीलिए वो इंटीग्रल के बाहर निकला है। अब साइक्लिक इंटीग्रल ds बचेगा, cos 0 1 होगा। इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ बच्चों कि इस स्फीयर पे छोटे 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 ds हज़ारों काट लो और सबको सम कर दो, पूरे स्फीयर पे सभी को सम कर दो, वो इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स व्हाट, cyclic integral ds for the given sphere will give you total spherical surface area, total spherical surface area. So cyclic integral ds will give you total spherical surface area, that is 4 pi capital R square. That should be multiplied by electric field value, then this will give you 4 pi k R power 4. Done. ये तो टोटल फ्लक्स आपने निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में इसके अंदर बाउंड चार्ज पूछा है। बच्चों दिखाया नहीं गया है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल ऐसे ही नहीं जनरेट हो जाएगा, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। तो टोटल बाउंड चार्ज निकालने के लिए गॉस थ्योरम का कंप्लीट स्टेटमेंट यूज करो। सेकेंड पार्ट, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस phi should be cyclic integral E dot ds equals q bound upon epsilon naught. Now doing cross multiplication, q bound equals this. Now put the value of phi, you have done it. So your final answer is total charge bound within the sphere is 4 pi epsilon naught k into r power 4. Done. ये आंसर हो गया। Next question. For the system given below, find electric field magnitude and potential V at r equals r1, r2 and r3, assuming free space everywhere. The charge plus qn
is uniformly distributed within the solid sphere and the charge minus q2 is also uniformly distributed on the thin spherical shell। बच्चों जो बोला है वो दिखा रहा हूँ। इसमें एक कंसेंट्रिक सॉलिड स्फीयर दिखाया हुआ है और एक कंसेंट्रिक थिन स्फेरिकल सेल दिखाया हुआ है। सॉलिड स्फीयर का रेडियस स्मॉल ए है और इसमें टोटल चार्ज प्लस q1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थिन स्फेरिकल सेल पे टोटल चार्ज माइनस q2 है और वो इसकी पतली सी वॉल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और थिन स्फेरिकल सेल का मीन रेडियस b है। b है इज इट। बच्चों इस डायग्राम में 3 पॉइंट दिखाए गए हैं। दिस पॉइंट in between solid sphere and spherical shell, radial distance r1, and this is external point, radial distance r2, and third point is within the solid sphere, radial distance r3। प्यारे बच्चों इन तीनों पॉइंट पर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है और पोटेंशियल निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन है। कैसे निकलेगा सिखाता हूँ। प्यारे बच्चों ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1। अभी मैं इसका राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिश होने पर इन्फॉर्म कर दूंगा और रिवीजन पर्पस के लिए आप इसको परचेज कर लेना, क्योंकि वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाने में टाइम बहुत किल होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइम को सेव करो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि जब ये बुक पब्लिश हो तो आप इसकी एक कॉपी परचेज कर लेना। ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, ये मेरे बुक के पेजेस है जो आप देख रहे हो। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, देखो कैसे होगा। We will use Gauss theorem to derive the electric fields E1, E2 and E3 at the 3 points. See the below figure. Given that Q1 is greater than Q2. क्वेश्चन में गिवन है Q1 is greater than Q2। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए हम लोग गॉस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे वो मैं दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। जब मुझको R1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, प्यारे बच्चों ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और माइनस Q2 भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको भी स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, सिस्टम कंसेंट्रिक होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर हाल में रेडियल होता है। हर हाल में रेडियल होता है बच्चों, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे डिराइव करने के लिए R1 रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर बनाएंगे, इसको गॉसियन सरफेस बोला जाएगा। क्लोज गॉसियन सरफेस whose रेडियस इज R1। इसके अंदर बाउंड चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड आएगा और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E1 वेक्टर से डिनोट किया। छोटा सा ds काटो तो ds वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ds वेक्टर को नॉर्मली आउटवर्ड दिखा दो। इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पर E1 वेक्टर और ds वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, ऐसा रियलाइज करो। ड्यू टू सेम रीजन जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड R2 डिस्टेंस पे चाहिए होगा तो R2 रेडियस का एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। तो R2 रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर बना लिया और बता चुका हूँ कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगा क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिक है। T2 वेक्टर जो यहाँ आएगा इस पॉइंट पर, इसको रेडियली आउटवर्ड दिखाओ।
छोटा सा एरिया वेक्टर काटो, इसको नॉर्मली आउटवर्ड दिखा दो। स्फीयर का नॉर्मली आउटवर्ड का मतलब रेडियल हुआ, डीएस भी आउटवर्ड हुआ। टी2 वेक्टर और डीएस वेक्टर आपस में पैरेलल होंगी ड्यू टू सेम रीजन। जब R3 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, R3 रेडियस का एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस लेना होगा, जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। छोटा सा एरिया काटोगे डीएस वेक्टर तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, यानी को भी रेडियल होगा। आमीन E3 वेक्टर और डीएस वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, तो इनको ऐसे पैरेलल दिखा दो। तो मैंने गॉसियन सरफेस लेना सिखाया, ई और डीएस का डायरेक्शन बताया। इन तीनों स्फीयर को गॉसियन सरफेस बोला जाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ। At r equals r1, cyclic integral E1 dot ds equals q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने दिखाया कि ये दोनों वेक्टर गॉसियन सरफेस पे पैरेलल थे। जब डॉट को ओपन करोगे मॉड E1 मॉड ds cos 0 आएगा, q बाउंड की वैल्यू q1 आएगी। बच्चों ये जो r1 रेडियस का स्फीयर है r1, उसके अंदर टोटल बाउंड चार्ज q1 होगा। वो डायग्राम से समझ लो। ये जो R1 रेडियस का गॉसियन स्फीयर है सोन बाई रेड कलर, इसके अंदर टोटल बाउंड चार्ज ये प्लस Q1 होगा। आई मीन जितना इस स्फीयर के भीतर भरा है वो पूरा का पूरा बाउंड चार्ज मानोगे, इसलिए मैंने बाउंड चार्ज को Q1 लिख डाला है वहाँ पे। देख लो फिर से, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री at every point magnitude of E1 vector will be constant। बच्चों ये कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रल के बाहर जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रल ds Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी देर पहले सिखाया हूँ किसी स्फीयर के ऊपर साइक्लिक इंटीग्रल ds का फिजिकल मीनिंग उस स्फेरिकल सरफेस के एरिया के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया, whose radius is r1, that is 4 pi r1 square equals q1 upon epsilon naught। अब इसे डिवाइड कर दो, गिविंग यू E1 इक्वल्स 1 by 4 pi epsilon naught q1 upon r1 square। Done? E1 is done। Then at r equals r2, cyclic integral E2 dot ds equals q bound upon epsilon naught। इस डॉट को खोलो, दोनों पैरेलल हैं, मॉड E2 मॉड ds cos 0। बच्चों इस बार q बाउंड की वैल्यू आएगी q1 माइनस q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q बाउंड q1 माइनस q2 क्यों होगा देख लो। R2 रेडियस का ये जो गॉसियन स्फीयर बनाए हो सोन बाय रेड, ये दोनों ही स्फीयर उसके अंदर मौजूद हैं, तो दोनों का मिला के टोटल बाउंड चार्ज Q1 माइनस Q2 माना जाएगा। बाउंड चार्ज विद प्रॉपर साइन लेना पड़ता है। इस गॉसियन स्फीयर के भीतर टोटल बाउंड चार्ज हो गया Q1 माइनस Q2, इसलिए मैंने वहाँ लिखा हुआ है, देखो। अब बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री at every point of that sphere magnitude of E2 will remain constant, that is why E2 is taken outside and you have cyclic integral ds equals q1 minus q2 by this। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है बच्चों, स्फेरिकल सरफेस एरिया that is 4 pi r2 square into E2 equals this। अब इससे डिवाइड कर डालो, कर दिया। This is magnitude of E2 done। Now your
derivation of E3 at r equals R3, cyclic integral E3 dot ds equals q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन। ये दोनों पैरेलल हैं, डायग्राम में दिखाया हूँ। ओपन करो मॉड E3 मॉड ds cos 0 q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों हर पॉइंट पे E3 का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर जाएगा, निकाल लो। यहाँ बचेगा इंटीग्रल ds q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? स्फीयर का टोटल एरिया, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr3 स्क्वायर होगा, इक्वल्स क्यू बाउंड अपॉन दिस, डिवाइड करो, E3 की वैल्यू इतनी आएगी। से इक्वेशन 1। बच्चों अभी तक क्यू बाउंड मैंने नहीं निकाला, वो निकालना सिखा रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 लिख डालो, आगे देखो। मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में डेरिवेशन बताया था कि जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है। जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू बराबर होती है। तो रो का यहाँ पे एवरेज वैल्यू क्यू बाउंड अपॉन V3 होगा, आई मीन होल ऑफ द चार्ज अपॉन होल ऑफ द वॉल्यूम होगा, एवरेज वैल्यू के बराबर होगा। क्यू बाउंड की वैल्यू आएगा रो इंटू V3, इज इट। अब जो रो होगा वो होल ऑफ द चार्ज अपॉन होल ऑफ द वॉल्यूम से डिराइव होगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो रो निकालने के लिए होल ऑफ द चार्ज Q1 अपॉन होल ऑफ द वॉल्यूम 4/3 पाई ए क्यूब लेना होगा। लेकिन बच्चों वॉल्यूम किसका लेना होगा? वॉल्यूम आपको गॉसियन सरफेस का लेना होगा, गॉसियन स्फीयर का लेना होगा, क्योंकि बाउंड चार्ज आपको वो कहलाएगा जो गॉसियन स्फीयर के भीतर इनक्लोज्ड है। डायग्राम देखो, ये जो R3 रेडियस का गॉसियन स्फीयर बनाए हो, इसके भीतर जितना भी चार्ज मौजूद है, इनक्लोज्ड है, वही बाउंड चार्ज होगा। इसके अंदर रो निकालने के लिए इस पूरे चार्ज को इस्तेमाल करो, क्योंकि रो कांस्टेंट है। पूरे चार्ज को पूरे वॉल्यूम से डिवाइड करो, होल ऑफ द चार्ज Q1 अपॉन होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो होल ऑफ द वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस स्मॉल ए इस्तेमाल होगा। इसीलिए बच्चों रो निकालने के लिए Q1 को 4/3 पाई ए क्यूब से डिवाइड किया है। अब जब रो मिल गया तो बाउंड चार्ज निकालने के लिए केवल गॉसियन स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे। ये जो गॉसियन स्फीयर है इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसके अंदर जितना चार्ज मौजूद होगा वही बाउंड चार्ज होगा, और गॉसियन स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R3 क्यूब। इसी को V3 लिखा हुआ है। तो देखो मैं बाउंड चार्ज कैसे निकाल रहा हूँ। रो इंटू V3 इज बाउंड चार्ज। रो निकालने के लिए होल ऑफ द चार्ज अपॉन होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर यूज कर लिया, और V3 गॉसियन स्फीयर का वॉल्यूम हुआ, दैट इज 4/3 पाई R3 क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट हो गया, इतना बचेगा, ये कहलाएगा क्यू बाउंड। बच्चों क्यू बाउंड की वैल्यू मैंने निकाल लिया। से इक्वेशन 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्यू बाउंड की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया, देखो ला के रख दिया। रखने के बाद क्या होगा, इसमें ऊपर R3 क्यूब है, एज इट, यहाँ भी R3 क्यूब है। जब क्यू बाउंड की वैल्यू ला के मैं यहाँ पे रखूँगा बच्चों, तो डिनोमिनेटर का R3 स्क्वायर है, ऊपर R3 क्यूब है, तो R3 स्क्वायर से R3 क्यूब कटेगा, सिंगल R3 बचेगा, फिर Q1 बचेगा, फिर ए क्यूब बचेगा, और ये बगल
तो प्यारे बच्चों A3 की वैल्यू आती है 1/4πε0 Q1R3/A3। A3 का आंसर हो गया। अब मैं आपको पोटेंशियल निकालना सिखा रहा हूँ। पोटेंशियल के लिए आपने एडिटिव रूल पढ़ा है और ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। पोटेंशियल V1 at R equals R1 and R1 is internal point for the thin cell and external point for the solid sphere। बच्चों ये जो पॉइंट है वो थिन सेल के लिए इंटरनल पॉइंट है और सॉलिड स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। तो जो V1 आएगा वो थिन सेल का जो चार्ज उसके कारण भी होगा, जो सॉलिड स्फीयर का चार्ज उसके कारण भी होगा, और दोनों के दो अलग अलग फार्मूले सिखाए गए हैं, तो वही इस्तेमाल करोगे। तो जो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन थिन सेल का होगा, अच्छा थिन सेल के लिए इंटरनल पॉइंट है, तो थ्योरी पढ़े हो तुम, पहले रिवाइज कराया हो कि थिन सेल के इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पर होता है, और सरफेस के लिए ये फार्मूला पढ़ाया गया है। थिन सेल के सरफेस पर पोटेंशियल का ये फार्मूला पढ़ा है। तो जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा। अच्छा जो सॉलिड स्फीयर है उसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो किसी सॉलिड स्फीयर के एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल का ये फार्मूला पढ़ाया गया, Q बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर उस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस होती है। ये सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज होता है, ये थिन सेल का टोटल चार्ज होता है, ये थिन सेल का रेडियस होता है। अच्छे समझना। तो ये फार्मूला थिन सेल के लिए इस्तेमाल होगा और ये फार्मूला सॉलिड स्फीयर के लिए इस्तेमाल होगा। दोनों की वजह से पोटेंशियल आएगा, दोनों का अलजेब्राइक सम आपको क्या देगा, V1। अब मैं इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू रखने जा रहा हूँ जो डायग्राम में दिखाया हूँ। एक बार डायग्राम फिर से देख लो। बच्चों इस पॉइंट पे फोकस करो। ये पॉइंट थिन सेल के लिए इंटरनल पॉइंट हुआ और यही पॉइंट सॉलिड स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हुआ। पोटेंशियल लिखते वक्त एक कंट्रीब्यूशन थिन सेल का लेना होगा और एक कंट्रीब्यूशन सॉलिड स्फीयर का लेना होगा। तो सॉलिड स्फीयर के एक्सटर्नल पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा और थिन सेल के इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। वही दो फार्मूले मैंने वहाँ लिख के दिखाए हैं। अब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है। ये देखो, ये थिन सेल के इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला हुआ और सॉलिड स्फीयर का एक्सटर्नल पॉइंट का फॉर्मूला होगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू देखो। थिन सेल में कैपिटल Q की जगह पे उसका खुद का चार्ज -Q2 रखा जाएगा। कैपिटल R की जगह पे थिन सेल का रेडियस B रखा जाएगा। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू थिन सेल। सॉलिड स्फीयर में कैपिटल Q की जगह पे सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज लिखा जाएगा विथ प्रॉपर साइन। स्मॉल r की जगह पे उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस लिखा जाएगा, दैट इज R1 ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। फिर इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, ले लिया, ब्रैकेट में इतना बचेगा। ये हो गया V1 का आंसर। नाउ पोटेंशियल V2 at R equals R2 and this is external point for the thin cell and external point for the solid sphere। प्यारे बच्चों ये जो पॉइंट है वो थिन सेल के लिए भी एक्सटर्नल है और सॉलिड स्फीयर के लिए भी एक्सटर्नल है। तो दोनों के एक्सटर्नल पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो V2 आएगा। V2 तो थिन सेल के एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है, Q बाई स्मॉल r होता है, और सॉलिड स्फीयर के एक्सटर्नल पॉइंट पे भी वैसा ही फॉर्मूला यूज होता है, Q बाई स्मॉल r होता है। कैपिटल Q सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज होता है, स्मॉल r उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस होती है। कैपिटल Q थिन सेल का टोटल चार्ज होता है, स्मॉल r उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस होती है। बच्चों थिन सेल के लिए कैपिटल Q की वैल्यू -Q2 होगा और R की जगह पे R2 होगा। सॉलिड स्फीयर के लिए कैपिटल Q की जगह पे +Q1 होगा और R की जगह पे
R2 होगा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, ले लिया, यहाँ मिलेगा Q1 माइनस Q2 बाई R2। डन। नाउ पोटेंशियल V3 एट R इक्वल्स R3। कई बार दिखाया हूं कि ये जो तीसरा पॉइंट है वो सॉलिड स्फीयर के भीतर है। द इंटरनल पॉइंट फॉर द थिन सेल हुआ और इंटरनल पॉइंट फॉर द सॉलिड स्फीयर भी हुआ। बच्चों ये पॉइंट दोनों के लिए इंटरनल पॉइंट हुआ। इंटरनल पॉइंट के दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, एक कंट्रीब्यूशन थिन सेल का होगा और एक कंट्रीब्यूशन सॉलिड स्फीयर का होगा। तो थिन सेल के इंटरनल पॉइंट पे वही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पर होता है। तो आपने पढ़ा है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। सॉलिड स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट पे पैराबोलिक वेरिएशन पढ़ाया हूँ आपको। तो सॉलिड स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पे ये फॉर्मूला यूज होता है, पैराबोलिक वेरिएशन। कैपिटल Q हो गया थिन सेल का होल चार्ज, कैपिटल R हो गया थिन सेल का रेडियस, कैपिटल Q हो गया सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज, कैपिटल R हो गया सॉलिड स्फीयर का रेडियस, और स्मॉल r उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। बच्चों इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो। थिन सेल का टोटल चार्ज माइनस Q2, थिन सेल का रेडियस b, सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज प्लस Q1, सॉलिड स्फीयर का रेडियस स्मॉल a, यहाँ भी स्मॉल a, और पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस r की जगह पे R3, r की जगह पे R3। गॉट इट। बच्चों इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, निकाल लो। अब ये सिंप्लीफाई कर लो, ये पोटेंशियल V3 हो गया। इज इट? तो प्यारे बच्चों आपने रियलाइज किया कि आज मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी पूछे हुए हैं, मैं कुछ अपने ओर से कुछ भौकाली चीज़ नहीं करा रहा हूँ। कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में पहले से पूछा हुआ है। हमें ये सभी चीज़ों को सीखना समझना जरूरी, आप छोड़ नहीं सकते। अभी मेरे पास इस चैप्टर में कराने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं, वो सब मैं अभी कराते रहूँगा, अभी ये चलता रहेगा। और आप पेशेंस के साथ सारे एपिसोड देखते रहिएगा। देखते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे तो सीख जाओगे, डरना नहीं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे एपिसोड शुरू से देखें और फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड अपडेट कर ले तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। सो प्यारे बच्चों इतनी देर तक मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।